नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून के झंडे जी के आरोहण में आस्था का सैलाब, गुरु भक्ति में रंगी संगत जयकारों से गूंज उठा दरबार साहिब। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे प्रदेश भर में जन सेवा थीम के तहत आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने 1905 हेल्पलाइन की समीक्षा की, समस्याओं पर समाधान न करने पर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश। उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण सत्र की कवायद शुरू, 10 जून तक जारी होंगे तबादला आदेश, कर्मचारियों को बताना होगा कारण। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल, पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी, हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस होगी तैनात, मिलेगी बेहतर इलाज। और अल्मोड़ा के 36 से अधिक गांव में पेयजल का संकट, बेमियादी धरने पर ग्रामीण और व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर शहरों के बाद उधम सिंह नगर जिले में अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। बीते 15 दिनों में लगभग 92 अवैध मदरसे उत्तराखंड में सील कर दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी बुधवार को घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में घुसपैठ कर रहे हैं और यहां के कागजात दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर उनका नेटवर्क ध्वस्त किया जाए। अलग अलग देशों से सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्ग से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान व अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। सभी राज्यों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते धामी सरकार भी अवैध घुसपैठियों व अवैध मदरसों, अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले से ही सख्त है, जिसकी रोकथाम को रोकने के लिए सर्च ऑपरेशन पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं विपक्ष ने अवैध मदरसों पर हो रही इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। यह हम रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि धामी सरकार ने पिछले 15 दिनों में प्रदेश भर में 92 से ज्यादा मदरसों को सील किया है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में संचालित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। बीते रोज भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम ने 17 मदरसों की जांच शुरू कर मान्यता के बिना घरों में चल रहे अवैध मदरसों को सील किया है। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट, तहसीलदार पूजा शर्मा, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सितारगंज, किच्छा, नानक बत्ता, खटीमा, जनकैया थानों में तैनात पुलिस बल, पीएसी समेत सितारगंज, नानक मत्ता, खटीमा तहसील की राजस्व विभाग की टीम ने मदरसों के चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जो मदरसे मान्यता के बिना संचालित होते मिले, पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने संचालकों से दस्तावेज मांगे, दस्तावेज व मान्यता नहीं मिलने पर सील करने की कार्रवाई की गई है। मदरसों को सील करने की कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ जमा रही। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध मदरसों को सील कर दिया। वहीं राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर भी विभिन्न खुफिया मार्ग से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान व अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। भारत से लगती हुई अलग अलग देशों की सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्गों से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान और अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं और कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इन्हें रोकने के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या व अन्य घुसपैठिए उत्तर पूर्व से बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में
इस प्रकार के अवैध मदरसों को उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। क्योंकि उनके पास ना कोई करिकुलम होता है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, इससे जो बच्चे यहाँ तालीम पाते हैं उनका फ्यूचर अंधकार में होता है। लिहाजा सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है कि जो अवैध रूप से मदरसे संचालित कर रहे हैं, जो किसी भी करिकुलम को फॉलो नहीं करते, उनको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी के क्रम में आज हम सितारगंज में जो हमने चिन्हित किए 17 मदरसे अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं, उनको सीलिंग की कार्रवाई कीजिए। आज हम यहाँ पर सील करें। संस्था अगर लॉ के खिलाफ कार्य करती है तो मुझे लगता है उस पर एक्शन होना चाहिए। पर बात यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और मैंने अभी कहा कि वो जब अपने आप को पाते हैं एक असहज स्थिति में कि उन्हें पता है जनता के बीच उनकी नाकामयाबियों को लेकर के रोष व्याप्त है, आज नौजवान बेरोजगार है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, महंगाई चरम पर है और देश की जो प्रदेश की स्थिति है वो आपके समक्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का कार्य कर रही है। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं है सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए किसी भी तरीके का एक्शन प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक मजार भी हटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। सरकार का यदि ऐसा ही रवैया रहा तो जनता इनको सबक सिखाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये अवैध मदरसों का जो किस्सा था पिछले साल बड़े जोर तोरों पर चल रहा था। अगर अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हम ये मानेंगे धामी सरकार की नाकामयाबी है और बीजेपी का एक प्रकार से तुष्टिकरण है, जिससे ये सिर्फ वोट के टाइम पर तो जो उनका हिंदू वोटर को बगलाने के लिए ऐसे कार्रवाई कर देती है और जुमला फेंक देती है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई नहीं करती है। अभी भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा, आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि फिर से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है जो विधानसभा सत्र में अभी जो बजट सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई है, जो अमानवीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, जो पक्षपातपूर्ण रवैया अध्यक्षा महोदय द्वारा किया गया, उन सबको छुपाने के लिए धामी जी ने ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र या जुमला शस्त्र फेंका हुआ है। देखिए, जो गलत है वो तो गलत ही है और जिस तरह से यहाँ मदरसों की, मजारों की जो बाढ़ सी उत्तराखंड के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से उत्तराखंड की शांति में खलल डालने के संकेत है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि उत्तराखंड में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है तो वो डेमोग्राफी चेंज का है। जिस तरह से पड़ोसी जिलों से, उत्तर प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में बेतहाशा वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, इसको रोकने के लिए हमको कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे और अवैध मदरसों को सीज करने का कार्रवाई जो चल रही है वो भी इसी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 4000 हेक्टेयर से अधिक जमीन मजारों के लिए जो अतिक्रमण की गई थी उसको खाली कराने का काम किया है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे तो मदरसा बोर्ड क्या कर रहा था? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे, लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। वहीं राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर कि विभिन्न खुफिया मार्ग से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान व अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि क्या ये बात सत्य है, और अगर सत्य है तो डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ये देश व अन्य राज्य की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सरकार का अवैध मदरसों के साथ घुसपैठ पर भी रोक लगाना बड़ी चुनौती बन सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बोरा को न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें आरोपी पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर है
अधिनियम के अंतर्गत लालकुआं जिला नैनीताल में पंजीकृत मामले में न्यायिक हिरासत में ये व्यक्ति था। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता, जो एक विधवा महिला है, 2021 में नौकरी की तलाश में थी। इस दौरान उसने नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं में नौकरी पाने के लिए अभियुक्त मुकेश सिंह बोरा से संपर्क किया, जो संघ के अध्यक्ष हैं। अभियुक्त ने उसे स्थायी नौकरी देने के बहाने एक होटल में बुलाया और वहां बलपूर्वक दुष्कर्म किया। बेल एप्लीकेशन की स्टेज पर किसी तरह की कोई ऑब्जर्वेशंस के कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, सिवाय इसके कि कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। हमारा सबमिशन यही था कि जिस तरह का घटनाक्रम दिखाया गया है वो जो है वो ये साबित करता है कि अगर कोई रिलेशन थे तो वो दोनों के बीच में कंसेंशुअल थे, और इसलिए कोर्ट ने अल्टीमेटली इन्हीं तर्कों को मानते हुए बेल ग्रांट किए। इस समय की कोई फाइंडिंग ट्रायल पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में एविडेंस आएगा और मुकदमा अपनी मेरिट पे तय होगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। काठगोदाम कलसिया पुल पर मरम्मत कार्य के चलते नैनीताल रोड पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मरम्मत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द यातायात सुचारू किया जाए। अरे यार ये कहाँ जाएगा? डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की। उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था, और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें दो शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और अगली अहम खबर हल्द्वानी से, जहां अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बुधवार को शहर में टीपी नगर और मुखानी क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं में लाखों रुपए के जेवरात और स्कूटी चोरी की वारदातें सामने आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ की मदद से एक शातिर अपराधी मनीष कुमार को जीतपुर नेगी जंगल के पास से गिरफ्तार किया है। इस द्वारा एक चोर को पकड़ा गया है, जिसके द्वारा टीपी नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी की गई थी, जिसमें ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत थी। उसके कब्जे से एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ी कान का बरामद हुआ। कुछ नकदी भी गई थी, जिसे उसके द्वारा बताया गया कि दूसरी जगह उसको खर्च कर दिया है। पूछताछ करने पर इसके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा 2 स्कूटी भी चुराई गई है। नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में बह रहे सीवर और नालों के कारण झील की पारदर्शिता में 25 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये झील की सेहत के लिए चिंताजनक संकेत है। हालांकि झील के पानी में नाइट्रेट और फास्फेट का स्तर नियंत्रण में है, जिसे वैज्ञानिक संतोषजनक मान रहे हैं। नैनी झील का पानी हम लोग हर 15 दिन पे उसकी सैम्पलिंग करते रहते हैं, तो और आज भी हमने उसकी जो मुख्य पैरामीटर्स हैं उनको मापा है। कई सारे पैरामीटर को हम लैब में ले जा कर के मापते हैं। तो जो अभी ऑन द स्पॉट जो पैरामीटर्स हमने किए हैं उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा तो काफ़ी अच्छी है, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर होनी चाहिए। और आज हमें कहीं पे 7.5 कहीं पे 7.6 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली।
अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार अपने 3 साल पूरे करने के जश्न की तैयारी कर रही है। इस बीच सरकार और संगठन में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व आवंटन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण किया जा सकता है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें जल्द भरे जाने की संभावना है। इसको लेकर भाजपा नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। चिकित्सा शिविर है, उद्देश्य शिविर है, 30 तारीख तक जो अब वो विषय में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सुबह हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश से आई हुगली एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर आरपीएफ जवान अरविंद तोमर की गला कटने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि अरविंद तोमर 2015 में आरपीएफ में भर्ती हुए थे और हाल ही में 15 दिन की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। रेलवे एसपी अरुणा भारती ने मामले की जांच की जानकारी दी। योगनगरी ऋषिकेश से हुगली एक्सप्रेस जो 9:14 पे रेलवे स्टेशन हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई और वो 9:24 पे जब यहाँ से गई तो उसके बाद एक शव वहाँ पर पाया गया। पुलिस कर्मचारियों ने देखा और वो शव बाद में नज़दीक जाकर देखा तो बावर्दी दुरुस्त और कैप भी इवन उसने लगाई हुई थी। वो जानकारी के बाद पता चला कि वो आरपीएफ का कांस्टेबल था। इसका नाम अरविंद है और ये इससे पहले रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे रतलाम में तैनात था। ये स्पाउस पोस्टिंग के तहत उत्तराखंड पोस्टिंग आया था हरिद्वार। इसकी वाइफ का पोस्टिंग रुड़की में है, वो भी लेडी कांस्टेबल पद पे तैनात है और ये अभी 2015 का ही भर्ती सिपाही था। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 40 वर्ष के आसपास इसकी उम्र बताई जा रही है। अभी इनका एक बच्चा भी हुआ था जिसके बाद ये 24 तारीख को इसने ज्वाइन किया और 15 दिन का पितृत्व अवकाश गया। उसके आने के बाद इसने 18 मार्च को ही ज्वाइन किया था और अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रीजन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भीमताल विधानसभा में 5 नई शराब की दुकानों को खोले जाने का विरोध किया है। हरीश पनेरू ने आरोप लगाया कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षक की कमी को सुधारने के बजाय शराब की दुकानों को विस्तार कर रही है। उन्होंने सरकार से इन दुकानों को वापस लेने की मांग की। पनेरू ने चेतावनी दी कि यदि 1 अप्रैल से नई शराब की दुकानों को खोला गया तो वह ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। छोड़ दो, बाहर से शराब बंद करनी होगी, बाहर से शराब बंद करो। मार्च का महीना आ रहा है, शराब के ठेके अनगिनत रूप से बढ़ा दिए गए हैं। रोजगार देने की बजाय सरकार जो है नशे की शराब की भट्टियां बढ़ा रही है। रिमोट एरिया डोली गांव जैसे, अमृतपुर जैसे जो हमारे भीमताल विधानसभा के बहुत पिछड़ा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार और निश्चित रूप से शराब की नशे की खोरी बढ़ा रही है। तो हमने आज यहाँ से नारा दिया है, अत्तर गांजा छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो, शराब नहीं रोजगार दो, नारे के साथ हम हुए हैं। और ये पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, बिहार में हो सकती है, मिजोरम में हो सकती है, तो उत्तराखंड तो देवभूमि है। नशा क्यों दे रहे हो आप, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? हर हाथ में खुशहाली हो, हर हाथ में रोजगार हो तो नौजवान जो पहाड़ की जवानी और पानी है वो तभी ठीक हो सकता है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत शुरू करेंगे। अगली अहम खबर का, हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। 15 फरवरी को जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जमानत के बाद जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया। अब सबकी नज़र इस पर है कि क्या वह सीधे अपने रंगमहल जाएंगे या किसी अन्य अस्पताल में भर्ती होंगे। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आखिरकार रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच सुलह हो गया। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से रुड़की मेयर और विधायक प्रदीप बत्रा के बीच बोर्ड बैठक को लेकर नाराजगी हो गई थी, जिसके चलते संबंधित मामले में मेयर ने पहले ही प्रेस क्लब पहुंचकर माफी मांग ली थी। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी प्रेस क्लब पहुंचे और पूरे प्रकरण पर खेद जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई। पूरे मामले में दोनों प्रेस क्लब के अध्यक्षों ने हर्ष जताया। आज पत्रकारों के बीच में प्रेस क्लब भवन पे नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी पहुंचे हैं और जो बोर्ड बैठक के दौरान एक विवाद हुआ था कि भाई पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया था, उसको लेकर विधायक जी पहले भी आए थे, आज पुनः आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई पत्रकार उनके भाई भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि भाई पत्रकारों से उनका इस तरह का द्वेष रखना या उन्हें करना। एक जो उनसे कृत्य हुआ है उसके लिए उन्होंने पुनः गलती ना दोहराने की पत्रकारों को विश्वास दिलाया है। पत्रकारों की सभी मेरे साथ पिछले 20 साल से जुड़े हैं और सभी रुड़की के सम्मानित नागरिक हैं और सभी से मिलना जुलना जिसे रोज लगातार हो तो एक परिवार की तरह हो जाते हैं और एक मित्रता बन जाती है। मैं भी बहुत ही उदास हो रहा हूँ। मेरा पास में कार्यालय, आप लोग मिलने मुझे आइए मिलने, कहते हैं मुझे भी अकेलापन महसूस हो रहा है। भाई आप सब लोग रोज आते हो, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, कुछ परिवार की बातें होती हैं, कुछ शहर के बारे में चर्चा होती है, कुछ शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। ये सारी चीज जो एक चलन है, प्रचलन है राजनीति का, चलते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी मनमुटाव कह लो या कोई गलतफहमी कह लो, उसमें से रुक गया था, जिसको दोबारा सुचारू रूप से चले। क्योंकि लोकतंत्र के हम भी वक्त हैं, लोकतंत्र के आप भी वक्त हैं, हम सब लोग लोकतंत्र के स्तंभ है और लोकतंत्र का स्तंभ तभी खड़ा रहेगा जब जो चारों स्तंभ मजबूती खड़े रहेंगे। उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पीसीडीएफ के संविदा कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। प्रमुख सचिव ने दिए हैं तत्काल हटाने के निर्देश। प्रदेश के सभी पराग बूथों से हटाए जाएंगे संविदा कर्मी। पराग बूथों पर ठेकेदारी प्रथा से होगी अब नई व्यवस्था। प्रमुख सचिव ने पीसीडीएफ महाप्रबंधक को दिए कड़े निर्देश। आदेश न मानने पर महाप्रबंधक और उप प्रबंधक पर कार्रवाई की बाद फैसले के बाद संविदा कर्मियों में मचा हड़कंप। प्रशासन ने कहा बूथों के पारदर्शी संचालन के लिए जरूरी कदम। तो पीसीडीएफ के संविदा कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रमुख सचिव ने दिए हैं तत्काल हटाने के निर्देश। प्रदेश के सभी पराग बूथों से हटाए जाएंगे संविदा कर्मी। पराग बूथों पर ठेकेदारी प्रथा से होगी नई व्यवस्था। प्रमुख सचिव ने पीसीडीएफ महाप्रबंधक को दिए कड़े निर्देश। आदेश न मानने पर महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक पर होगी कार्रवाई। तो फैसले के बाद संविदा कर्मियों में हड़कंप मचा। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।